कर दिया। हेलो फ्रेंड्स, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और इस सीरीज में हम आई बिलीव 5 क्वेश्चंस के सेट को देखेंगे और आइडिया होगा कि कैसे एक इंक्रीमेंटल तरीके से आप अगर फोकस्ड और कॉन्फिडेंट अप्रोच से ऑनेस्टी के साथ अगर आप कोई चीज़ करते हैं, सो विच और डेफिनेटली इन्वॉल्व्स अ काइंड ऑफ स्ट्रैटेजिक एंड अ काइंड ऑफ साइंटिफिक अप्रोच, तो आंसर्स में फर्क आता है। इस सिंपल बात के साथ हम पढ़ते हैं। ब्रिटिश सत्ता को बचाने के लिए लिट्टन ने प्रतिक्रियावादी और भारत विरोधी नीतियां अपनाई और तेजी से आक्रामक हो गई, जबकि रिपन ने ब्रिटिश शक्ति को बढ़ाने के लिए शिक्षित वर्गों की क्षमताओं का उपयोग करने की कोशिश की। चर्चा करें यानी डिस्कस करना है। तो पहले लाइन दो आ सकती हैं ब्रिटिश रूल के ऊपर, उसके बाद आप लिप्टन और रिपन की बात करें, या फिर आप बात करें गवर्नर जनरल और वाइस रॉय आखिर चाहते क्या थे, करते क्या थे, उसके बाद आप बता दीजिए। तो लिप्टन के द्वारा आंतरिक एवं विदेशी क्षेत्र में जो नीति अपनाई गई उन भारतीयों के लिए असंतोष उत्पन्न करती है। बिल्कुल सही बात है। लिप्टन की अगर बात करें, स्वतंत्र व्यापार की नीति, कच्चा माल भारत से जाता तैयार होकर उच्च दाम का माल भारत के बाजार में बिकेगा, लेकिन उच्च दाम का माल भारत के बाजार में जो आएगा वो भारत के बाजार में महंगा बिकेगा, और जो कच्चा माल यहाँ से दिया जाएगा वो सस्ता, या फिर उस पर कोई भी किसी भी प्रकार का कोई कर नहीं होगा, ताकि जाने में आसानी हो। कर लगाने का अधिकार अगर प्रदान भी किया तो इस प्रकार से किया गया है कि फायदा जो है वो ब्रिटिश कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस को ही होगा। अकाल के लिए आयोग का गठन होगा, लेकिन वो तब हुआ है जब अभी तक लाखों करोड़ों लोग मर चुके थे, और आपने मजबूरी में हमेशा अकाल का जो दोष था वो भारतीय, जो आपका कहना चाहिए मुझे, नेचर है, ये जो भारत का जो जोग्राफिकल लोकेशन है, आपने उन चीजों पर दिया, मैन मेड पॉलिसीज पर आपने नहीं दिया। प्रेस अधिनियम की बात की, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, तो आपने पॉइंट बहुत अच्छे बोले, लेकिन इन्हीं पॉइंट्स को यदि और कॉन्फिडेंटली अगर आप विचार सामने रखते और उसको फैक्ट पीछे रखते तो आंसर बिल्कुल कंप्लीट हो जाता, जैसा अभी नहीं है। रिपन को भी आप वही बात कर रहे हैं, तो रिपन में स्थानीय स्वशासन बिल्कुल ठीक है, नियमित तरीके से जनगणना बहुत ठीक है, शिक्षा के सुधार, प्रेस की स्वतंत्रता, और उसके बाद जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो आपका इल्बर्ट बिल जो आया था वो भी आपको बताना चाहिए था। तो वो बताने की जगह अगर आप बोलते कि कैसे लिट्टन ने अंकुश लगाने की कोशिश की, चाहे फिर वो ड्रामेटिक परफॉर्मेंसेज एक्ट हो, चाहे फिर वो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हो, क्योंकि वो शायद जानते थे कि अगर विचार अगर सही फैलेंगे तो जो हमारा जो प्रभाव है उस पर फर्क पड़ेगा। इसीलिए लिट्टन ने इतने हार्ड कोर मेजर्स लिए, और चाहे फिर वो सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर हो, और चाहे फिर वो आपका सिविल सर्विसेज वाला हो, कोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज, ये सारे के सारे जो मेजर्स हैं वो इनसेंसिटिव हैं, ड्रैकोनियन हैं, और साथ में वो हाई हैंडेडनेस दिखाते हैं, उनके पीछे कोई लेजिटिमेसी नहीं है। तो रिपन ने उन सभी चीजों को साइड करते हुए कॉलोनियल नेचर का एक सॉफ्ट फॉर्म सामने लेके आया, और उन्होंने भी कॉलोनियल रूल को ही ऑब्वियसली वो प्रमोट कर रहे थे, भारत की आजादी की बात कोई नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार से आप इस आंसर को लिख सकते थे। चलिए आगे। महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को सभी देशभक्तों का राजकुमार कहा। बिल्कुल, द प्रिंस ऑफ पेट्रियट्स कह सकते हैं आप। जबकि बोस ने गांधी को राष्ट्रपिता कहा। इस संदर्भ में बताएं कि कैसे महात्मा गांधी और बोस ने स्वतंत्रता संग्राम की दो अलग अलग विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व किया। दो अलग अलग विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करते हुए भी सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी का जो देश प्रेम था, या जो उनका कमिटमेंट था, या जो उनके सेक्रीफाइस थे, वो एक थे, किंतु उनको समझने के जो तौर तरीके थे वो अलग अलग थे। सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी से इंस्पायर्ड थे, चाहे वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो, चाहे वो सत्याग्रह हो, लेकिन जो रियल इंटरप्रिटेशन था सुभाष चंद्र बोस का, वो ये था कि वो एक्टिव नॉन कॉपरेशन की यदि हम बात करें, यदि एक्टिव सिविल डिसोबीडियंस की बात करें, तो उसको बढ़ाना चाहते थे। सम्मान था, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट था। जबकि महात्मा गांधी के ग्रेट सेक्रीफाइस और ग्रेट योगदान को सुभाष चंद्र बोस मानते थे, और वो उनके विचारों में कोई रोड़ा भी नहीं बनना चाहते थे। इसीलिए जब 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष दो बार बनते हैं तो दूसरी बार वो रास्ता छोड़ देते हैं। वो ये नहीं कहते कि मैं लुट गया। और फॉरवर्ड ब्लॉक जो होता है वो कांग्रेस के ही पार्ट है, वो कांग्रेस से अलग नहीं है। लेकिन सुभाष चंद्र बोस जो है, विदेशी ताकतों का यदि हमें सहयोग लेना पड़े कॉलोनियल रूल को खत्म करने के लिए, तो वो उसके अगेंस्ट नहीं थे। तो विचारों की समानता जो आपने बताया, समाजवाद के वर्ग को बढ़ाने की बात बिल्कुल सही बात है, दोनों ने भारत में साम्यवाद की धारा को, बिल्कुल ठीक बात है।
दोनों समाज के सभी वर्गों का उत्थान की बात करने की बात करते थे। बहुत अच्छे पॉइंट्स लिखे आपने, आई थिंक आई लाइक दिस। आजाद हिंद फौज की जबकि सेना का नाम जो कमांडर जानती थी, बल्कि एक गांधी रेजिमेंट और आजाद रेजिमेंट और नेहरू ब्रिगेड, ये सारे ब्रिगेड के नाम भी थे। महात्मा गांधी अहिंसा में विश्वास रखते थे, लेकिन समय आने पर करो या मरो का नारा भी दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो की बात की। गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह यानी इंडिविजुअल सत्याग्रह किया, तो सुभाष चंद्र बोस ने सैन्य अनुशासन की सोच। बहुत अच्छा आंसर, आई थिंक दिस इज योर रिटन इट वेरी गुड। गांधी जी ने स्वराज की भावना के साथ मजदूरों के हित और आर्थिक दृष्टि से मजबूत बनाने की बात की। सुभाष चंद्र बोस ने भारत के औद्योगिकरण की नीतियों के पक्ष में बात की। तो दोनों के विचार और लक्ष्य समान थे। उन्होंने पूर्ण करने के लिए मार्गों का चुनाव अलग अलग चुना, और हम सुभाष चंद्र बोस के इस कथन से समझ सकते हैं, मेरा उद्देश्य हमेशा उनका विश्वास जीतना रहा है। इसका सीधा कारण यह है कि अगर अन्य लोगों का विश्वास जीतने में सफल, लेकिन भारत के सबसे महान व्यक्ति का विश्वास मैं नहीं जीत पाया, तो मेरे लिए दुखद होगा। I think wonderfully written. This is one of the best answers I can see as far as interpretation is concerned. I think wonderfully written. स्वतंत्रता संग्राम की उस घटना का विश्लेषण करें जिसने ब्रिटिश राजशाही को झकझोर देने वाली प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय घटना के साथ अकेले भारतीय स्वतंत्रता की ओर अग्रसर किया। तो ये एक तरीके से कोडेड है। तो प्रथम विश्व युद्ध की बात भी आप कर सकते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध की बात भी आप कर सकते हैं, और उसके बाद आप रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी की बात भी आप कर सकते हैं। तो इट्स ओके। स्वतंत्रता संग्राम की उस घटना का विश्लेषण करें जिसने ब्रिटिश राजशाही को झकझोर देने वाली प्रमुख अंतरराष्ट्रीय घटना के साथ अकेले भारतीय स्वतंत्रता की ओर अग्रसर किया। तो अब आपने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात की, राष्ट्रवादी होने की बात की, रॉलेट एक्ट की बात की, रूसी क्रांति की बात की, शोषण की बात की, पूंजीवाद की बात की, खिलाफत का मुद्दा। लेकिन उससे उसी टाइम तो हमें इंडिपेंडेंस नहीं मिल गया ना। इंडिपेंडेंस के लिए सीडीएम आएगा, उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट आएगा। आपने यहाँ पर खिलाफत की बात की, तुर्की के गठबंधन की बात की। द्वितीय विश्व युद्ध में जो आप लेके आए, वो आपको असल में लेके आना चाहिए सेकंड वर्ल्ड वॉर लेके आइए, रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी लाइए, और या फिर आईएनए ट्रायल्स की बात कीजिए, और उससे फिर आप स्वतंत्रता संग्राम को जोड़िए क्विट इंडिया मूवमेंट को बात करते हुए। Mauryan pillars were the prototype of Achaemenian pillars, therefore were imitation rather than innovation. Critically analyzed. तो यानी ऑब्वियसली हमें इस बात को झुटलाना है। अखेमेनियन पिलर्स हैं ऐसे, लेकिन अखेमेनियन पिलर्स के जैसे नहीं है मॉरन पिलर एग्जैक्टली। मॉरन पिलर मोनोलिथ है। मॉरन पिलर के ऊपर भारतीय जो इम्पोर्टेंट चिन्ह हैं जिन्हें कहना चाहिए, चाहे वो लायन हो, चाहे वो बुल हो, चाहे फिर वो सारनाथ स्तंभ हो, वो हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ परसेप्शन बाय हिस्टोरियंस आर्कियोलॉजिस्ट आप कहिए कि कुछ ने कोशिश की जोड़ने की कि क्या अखेमेनियन विचारों से प्रभावित होकर सम्राट अशोक ने ऐसा किया, किंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे जो पिलर थे वो पॉलिश स्टोन के हैं, चुनार सैंडस्टोन के बने। वो ऐसा होता तो पिलर भी बाहर से मंगवा लेते, कौन सी बड़ी बात थी। बुद्धिस्ट टीचिंग्स भी दिखाई देती हैं जो कि अभिलेख हैं उनके, और इंस्क्रिप्शंस हैं, और कॉमन स्कल्पचर मोटिव भी हैं, यानी अबैकस, शाफ्ट अबैकस, और ऊपर आपका मतलब आप कह लीजिए क्राउन। तो दिस ओनली रिफ्लेक्ट्स मॉडर्न पिलर्स टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम एक्मेनिड और गेट इन्फ्लुएंस फ्रॉम इट। ये ऐसा कह सकते हो, कुछ लोग कहते हैं ऐसा, लेकिन कंप्लीटली यू कैन नॉट से दैट ऐसा हुआ। इसीलिए क्रिटिकल एनालाइज करने की बात है। इट इज इंडियनाइज्ड इन नेचर। अशोकन पिलर्स इंडियनाइज्ड हैं, उसकी बेस और उसके बाद इनोवेशन, जैसे इन्होंने बोला इंडियन कल्चर के हिसाब से, इंडियन कंडीशन के कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, ठीक है। तो उसके बाद आप बात कर रहे हैं देयर इज डिफरेंस देयर इन बोथ पिलर्स एंड एविडेंस बिल्ट एट शाफ्ट। बहुत अच्छा बोला आपने, ठीक है। पर्शियन यूज शाफ्ट, सेपरेट सेगमेंट, मोनोलिथ बता दिया आपने, पिलर स्टैंड बता दिया। इतना भी डिटेल में जाने की जरूरत ही नहीं थी, बल्कि अच्छा लिखा है। मॉडर्न पिलर आर नॉट ऑन बेल शेप, आपने एग्जैक्टली क्वेश्चन की चर्चा किया। आई अप्रिशिएट दिस। बोथ set of answers are high quality than the previous answers, that is very much appreciated. तो कॉपी पेस्टिंग नहीं है ऐसा हम कह नहीं सकते, कॉपी पेस्टिंग है। और पाली और प्राकृत भाषा का प्रयोग है। पाक प्राकृत कहना चाहिए, पाली तो नहीं, जैसे ब्राह्मी स्क्रिप्ट है उसके ऊपर। आर्किटेक्चरल डिजाइन भी इंडिपेंडेंट है, जैसा आपने कहा। और जावगढ़ा और धौली रॉक एडिक्ट मॉरियन पिलर आर लाइक स्पीकर्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिव इवेंट्स। वंडरफुल लाइन। इफ यू हैव रिटन ऑन योर ओन, आई अगेन वेरी अप्रिशिएट दिस। एंड दे वो हमारी पुरानी हिस्ट्री को दर्शाते हैं। तो अगर आपने ये आंसर खुद लिखा है तो आप मेंस लिखने के लिए तैयार तकरीबन हो चुके हैं। लिटन, लॉर्ड लिटन वाइसरॉय बता दिया आपने, प्रीडिसेसर था। प्रीडिसेसर नहीं, हाँ, लॉर्ड लिटन इज एक्चुअली प्रीडिसेसर ऑफ लॉर्ड रिपन, ठीक बात है। लेकिन बोथ द वाइसरॉय अपना कल्चर था, अपना तरीका था उनका। बात आपने बिल्कुल सही की। रिपन को जो है ग्लैडस्टोन के एजेंट कहा गया भारत में, तो आपने दोनों को कंपेयर कर दिया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वो लेके आया, उसने पास किया, उसने हार्ड पावर का यूज किया, रिपन ने उस चीज को रोका। ठीक है, चलिए आगे चलिए।
फिर उसके बाद कॉन्वेनेंटेड सिविल सर्विसेज की बात जैसे हमने पहले आंसर में की थी, आपने बताया वो ऑफेंसिव था। और रिपन ने जो है हंटर कमीशन लेके आया ताकि वो एज को बढ़ा सके, और प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन पे ज्यादा फोकस किया। और हंटर कमीशन से लेकिन सिविल सर्विसेज के एज का कोई लेना देना नहीं था। इंडियन इंडियन आर्म्स एक्ट, बिल्कुल सही बात है। तो लिट्टन ने ये किया, रिपन ने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या फैक्ट्री एक्ट लेके, आई थिंक आपने भी बहुत अच्छे से कंपेयर किया, इट इज रियली अप्रिशिएटेड। अच्छा लिखने की कोशिश की, इनोवेशन आप लोग लेके आ रहे हो, एंड दैट इज रियली अप्रिशिएटेड। बहुत अच्छा लिखा है। थोड़ा थोड़ा बस जो बाकी पॉलिशिंग है वो समय के साथ हो जाएगी। महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस की बात करते हैं। द टाइटल शेयर्ड बाय गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, वो दोनों का एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट था। महात्मा गांधी ने सुभाष बोस को आपने बताया कि वॉज बॉर्न एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, अच्छा आपने उसके जीवन से उसको जोड़ा कि वो जो उनका जन्म हुआ था और नेशन एंड इट्स पीपल के लिए काम करना शुरू किया, इसलिए फादर ऑफ नेशन। और एक्सपेरिमेंटल नहीं कहा जाएगा, एक्सपीरियंशियल नहीं कहा जाएगा गांधी जी के कंपैरिजन में, लेकिन ऑब्वियसली सुभाष चंद्र बोस तो सिविल सर्वेंट भी थे। तो बात बहुत अच्छी है। आइडियोलॉजी डिफरेंट थी, नॉन वायलेंट स्ट्रेटजी वर्सेस रिवोल्यूशनरी स्ट्रेटजी, बहुत अच्छा लिखा, 1942 की बात है। और उसके बाद उन्होंने प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई फ्री इंडिया की, सिंगापुर में। दिस implies even no collaboration between both personalities but still putting pressure on colonists. I like this is a wonderful line, बहुत अच्छा लिखा। दोनों में कोई कोलैबोरेशन नहीं है लेकिन दोनों की तरफ से प्रेशर था कॉलोनियल गवर्नमेंट के ऊपर। वंडरफुल आंसर्स। गांधी जी ने मिलिट्री अप्रोच के अगेंस्ट थे, जबकि सुभाष चंद्र बोस मिलिट्री अप्रोच, मिलिट्री डिसिप्लिन के फेवर में थे। एंटरिम गवर्नमेंट बनी, गांधी जी ने वार्निंग दी कि बंगाल ट्रेजिडी की तरह दोबारा वो ना हो जाए। और आईएनए ट्रायल्स की आपने बात की, इंडिया के इंडिपेंडेंस में उसका रोल था। गांधी जी फॉलोज मीन्स टू एंड्स whereas सुभाष चंद्र बोस फॉलोज एंड्स, this implies goal is same but in different ways. I think wonderfully written, you have understood the essence of the answers and your preparation. दोनों ही आंसर, दोनों सेट ऑफ आंसर्स को मैं कहूंगा कि अच्छी टक्कर दे रहे हैं। सर्टेन इंटरनेशनल इवेंट्स दैट पुट, तो आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन तो आप ले आए, ये भी कुछ ज्यादा हो गया, 1789 में हम पहुंच गए हैं। फिर एंग्लो अफगान वॉर आप ले आए हो। फिर उसके बाद आपने जून 1893 वर्सेस कनेक्शन विद बोयर वॉर, यानी आपने फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी, फादर ऑफ नेशन यहाँ लिखने की जरूरत नहीं थी। ब्रिटिश एम्पायर ने बोयर वॉर जीता, रशियन रिवॉल्यूशन फिर आप लेके आए, भगत सिंह की बात आप 1930 में पहुंच गए, गदर पार्टी की उससे पहले चर्चा होनी चाहिए थी, फिर सुभाष चंद्र बोस। तो आंसर तो आपने सही है, लेकिन ये आंसर जो डिमांड कर रहा था वो यहाँ पर नहीं आ पाया। आप इसको क्यों नहीं समझ पाए, ये सोचने का विषय है। चलिए आगे। Cultural contact between Mauryan Empire and Persian Empire resulted in the healthy influence of the Mauryan court art. अब ये कहीं से प्रूफ नहीं है कि उसका दोनों में कनेक्शन है, लेकिन ये जो हेल्दी इन्फ्लुएंस की बात कर रहे हैं, पिलर कैपिटल की बात कर रहे हैं, तो ये एग्जैक्टली वैसा है, ऐसा हम नहीं कहते हैं। फिर से वही बात है, ये अलग अलग हिस्टोरियंस और अलग अलग स्कूल ऑफ आर्ट के परसेप्शन है। पॉलिश सरफेस ऑफ पिलर्स, इंस्क्रिप्शन ऑन पिलर, अशोकन पिलर, ये जो है वहां से सीधा पूरा इन्फ्लुएंस है ऐसा हम नहीं कह सकते। इंडिजिनस इनोवेशन और आर्टिस्टिक ब्यूटी की आपने बात की, रॉक कट आर्ट की बात की, मॉडर्न पिलर्स व कार्व फ्रॉम चुनार पिलर की बात की, एक्मेनियन जो है वो स्टोन पीसेस से बने थे, मोनोलिथिक शाफ्ट अबेकस की बात की, जबकि आप खुद उसमें कमियां बता रहे हैं कि वो अलग हैं बिल्कुल, इससे लोटस कार्विंग्स है, बिल्कुल अच्छा लिखा। इन्होंने भी आंसर में कसर नहीं छोड़ी है। इंडिपेंडेंट पार्ट ऑफ पैलेस थे मॉडर्न पिलर, सर्विंग एज एन इंडिपेंडेंट एंड नॉट पार्ट ऑफ पैलेस, ऑब्वियसली अलग अलग जगह पिलर्स पाए गए हैं। inscriptions are serving as royal charter along with the philosophy, for example धम्मा। आई थिंक वंडरफुली रिटर्न, बहुत अच्छा लिखा। इन्होंने भी आंसर को बहुत सही दिशा देने की कोशिश की। Lytton pursued reactionary and anti-Indian policies in order to save British authorities, swiftly went on the offensive, while Lord Ripon sought to harness the abilities of educated Indian classes in order to overcome, enhance a British power. In order to not overcome, in order to enhance British power. अब बहुत अच्छा लाइन है, फर्स्ट लाइन आई थिंक रियली अप्रिशिएट दिस, कि दोनों जो है वो दोनों टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन है। जो मैंने अभी बात की थी, कॉलोनियल हेजेमनी दिखाते हैं, कोएशन दिखाते हैं, सॉफ्ट पावर दिखाते हैं। एंटी इंडियन पॉलिसी इन्होंने बता दी, रिपन लेके आया आपका, लॉर्ड लिटन लेके आया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, सेडिशन हो गया, प्रेस रिस्ट्रिक्शन, सिविल लिबर्टीज, मिनिमल रिस्पॉन्स ओवर ग्रेट फेमिन ऑफ 1876, डिले इन एग्जीक्यूटिंग रिपोर्ट लेड टू द डेथ ऑफ सेवरल पीपल, नहीं है भाई, सेवरल मिलियन पीपल है, ये आपकी इनसेंसिटिविटी माफ नहीं की जा सकती। ट्रीटी ऑफ गंदामाक की आपने बात की, ऑक्युपाइड अफगानिस्तान डिक्लेयर्ड एज बफर स्टेट प्रोटेक्शन। उसके बाद आपने स्ट्रेन्ड रिलेशंस की बात की। ऑन द अदर हैंड रिपन ट्राई टू हार्नेस
एजुकेशन आपने कमेटी कही है, उसको हेल्टर कमेटी की बात की, क्लरिकल स्टाफ, वोकेशनल एजुकेशन। जरूरी नहीं है कि अगर आधा पेज जो इधर का खाली है तो आप एक ही कोने में घुसते जाएंगे, ठूसते जाएंगे। कोशिश कीजिए इसको इधर लिखें, ताकि जो सेंस ऑफ, जो रिप्रेजेंटेशन और सेंस ऑफ विजुअल सेंस है वो बनी रहे। चलिए आगे। अब लास्ट में इन्होंने लिखा था, दो दे बोथ प्लेड दे बोथ प्लेड एक्टिव रोल इन इकोनॉमिक एंड सोशल डी जनरेशन ऑफ इंडिया। तो ये कोई मतलब इसकी जगह आप लिख सकते हैं, दे बोथ ट्राइड देयर बेस्ट, they both did their best to promote and to consolidate colonial interest, but in the longer run were not successful. Mahatma Gandhi, Subhash Chandra Bose successfully created structure of Indian nationalism, more patriotic, mass based, and ये भी power statement बहुत अच्छा है. Both had same goals, Indian independence, but used different ideologies. Sarvodaya model represented extremist faction and demanded India as a nation इन फुल फ्रॉम ब्रिटिशर्स अनलाइक डोमिनियन स्टेटस। ठीक है, चलो, कलेक्टिव मास बेस्ड स्ट्रगल, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच उनकी भी थी। कॉलोनियल्स ऑन वन हैंड, social ills on the other. Harijan campaign channeled the young aspirations, warm blood by creating Indian National Army, appealed on the basis of conscience and rationality, internationalized cause of Indian independence। बहुत अच्छा लिखने की कोशिश है। Established Indian face of Indian center, बर्लिन बनाया, वहां पर सेंटर बनाया। Took support from Germany and Italy, Japan, unified different freedom movements under ambit of national movement. Peasant, tribal, all were a part of national movement, taking control of Andaman and Nicobar Islands. Therefore, we can conclude both worked as a catalyst in India's revival as independent। I think इन्होंने भी बहुत सद्बुद्धि का प्रयोग किया। Analyze events in freedom struggle leading to India's independence along with key international events that rattled British monarchy। तो ब्रिटिश dig their own graves in India by propagating their colonial cum imperial interest at maximum, resulted in phenomenal decline। चलो, माना आपकी बात मैंने। 1857 लेके आ रहे हो आप, फिर 1905 ला रहे हो, एक्ट डिवीजन, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, रिलीजियस इंटरवेंशन, और उसके बाद स्वदेशी मूवमेंट अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस एंड सप्रेस फ्रीडम स्ट्रगल, गदर मूवमेंट, मास एजेंडा सपोर्ट। तो अच्छा है, इतना लंबा लेकिन खींचने की जरूरत नहीं है। जैसा मैंने बोला कि आपको कोशिश करनी है कि आंसर में फैक्ट्स आए, लेकिन आंसर में इनोवेशन आना चाहिए। अब खिला आपने तो पूरा नैरेटिव बन गया ये, जबकि आप लास्ट में एक इवेंट पकड़ सकते हो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, और उसके बाद आप चर्चा कीजिए। खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन, ट्रीटी ऑफ सिविल्स बता दिया। चलिए, सिविल डिसोबीडियंस, मोनोपोली एंड कमर्शलाइजेशन ऑफ कॉलोनियल्स ओवर द सॉल्ट वाज ब्रोकन, क्विट इंडिया में आके आपने रोक दिया। तो एवरेज नंबर आएगा, एवरेज से कम तो नहीं आएगा, लेकिन टॉप 2% में, टॉप 5% में मार्क्स नहीं होगा ये। ट्रेस द कॉज ऑफ द मूवमेंट फॉर इटालियन यूनिफिकेशन फ्रॉम 1848 विद स्पेशल रेफरेंस टू द कंट्रीब्यूशन ऑफ मेसिनी। With decline of Western Roman Empire, Italy was designated and left with two centers of power, Church and Eastern Roman Empire। ठीक है, चलो, आउटकम क्या हुआ? टू सोर्स ऑफ पावर, नो सेंट्रलाइजेशन, हाई करप्ट एंड बैकवर्ड कंट्री। साइंटिफिक रिवोल्यूशन, प्रोटेस्टेंट एथिक्स इनकॉर्पोरेशन, कैपिटलिस्ट क्लास स्ट्रेस्ड इन यूनिफिकेशन ऑफ इटली एज रिपब्लिक स्टेट। अरे भाई, मजीनी का नाम ले आता शुरू में, ये बता दिए सारे काम। मजीनी ने सारी चीजों को जोड़ने में मदद की। मेजिनी एंड गैरिबाल्डी वर द फेस ऑफ यूनिफिकेशन। यंग इटली एसोसिएशन, चलिए आगे। टू गेट मोस्ट मास सपोर्ट फॉर यूनिफिकेशन, आर्मी ऑफ रेड शर्ट्स, वो तो उसका है आपका, गैरिबाल्डी का। आप बात सिर्फ मेजिनी की करनी है आप। वेनिस एंड रोम लेटर अंडर द इंसरेक्शन एंड डिफीट ऑफ फ्यूडलिज्म इनकॉर्पोरेटेड मेजिनी एज सोशल एंड पॉलिटिकल रिपब्लिकन शोड इट। तो अच्छा लिखा, लेकिन और सिंपल लिख सकते हैं, इसको और सिंपल लिखना है। वर्ल्ड हिस्ट्री का मतलब ये नहीं है कि वर्ल्ड हिस्ट्री के इवेंट्स नरेट करने हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री के इवेंट्स जो नरेट करने हैं वो आपको एक आम भारतीय के लिए करने हैं, वो भी मतलब रूरल इंडिया के लिए, तब जाके नंबर आएगा। ओ माय गॉड, मोरेनियन एंड अकेनियन पिलर ही निकल के आ गए यहाँ। रिफ्लेक्ट द ट्रेडिशनल आर्किटेक्चरल प्रैक्टिसेस विद आवर ओन यूनिक इनोवेशन एंड पर्पस। चलो भैया, मॉरियन पिलर इनोवेशन बता दिया, एनिमल बता दिया, कैपिटल नंबर आएगा इसमें। पहले वाले सारे आंसर्स को इन्होंने पीछे छोड़ दिया। हाईली स्किल्ड एडवांस मेथोडोलॉजी, कंटेंट रॉयल इंस्क्रिप्शन। चलो आगे चलो आगे चलो। सिंबॉलिक ऑफ इंडियन ट्रेडिशनल बिलीफ्स, एनिमल वर्शिप, इंडिपेंडेंट स्टैंडिंग पिलर, एक्मेनी पिलर फॉर्म पार्ट ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ द बिल्डिंग, दे वर रिफ्लेक्टिंग ग्रीको रोमन स्टाइल एंड वर मेड बाय सेवरल पीसेस ऑफ स्टोन। आई थिंक ये भी बहुत सिंपल और लूसिड आंसर लिखा है, इसमें भी बहुत अच्छा स्कोर आएगा। एक आध पॉइंट बस और आ जाता, चुनार सैंडस्टोन, और बस उसके बाद कोई कमी नहीं है। आई थिंक इट इज वेरी मच ऑन ट्रैक, इट इज टॉकिंग द सेंस ऑफ द क्वेश्चन।
Lord Lytton adopted harsh policies which led to antagonizing Indians, where Lippon adopted accommodative policies, ultimately leading to fulfilling British interests. I think wonderfully start. ये भी बहुत, all answers are definitely competing with each other today. I am just surprised. Steps why Lord Lytton, Vernacular Press Act, centralization of power, steps against seditious newspapers, Hindi, Arms Act regulation, free trade policies and removal of import duty, huge inflow of British goods. और आपने स्टेप्स बताए इनके, सोशल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, पावर डिवोल्यूशन। तो ये जो पॉइंट दोनों के हैं, जैसे इससे पहले वाले आंसर में हम देख सकते थे कि जिन्होंने लिटन और रिपन को जोड़ा, जैसे दोनों सेम कॉइन है, दोनों थोड़ा सा मतलब और लूसिड और थोड़ा कनेक्टेड हो सकता है, उसे इवेंट्स को नरेट नहीं करना पड़ेगा, स्कोर आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि इवेंट सब नरेट कर लेंगे। जो भी मेंस लिखेगा सब इवेंट नरेट कर सकते हैं। इस बात की चर्चा हम लास्ट में करेंगे। महात्मा गांधी एंड सुभाष चंद्र बोस, इनकी जब हम बात करते हैं, अब इन्होंने यहां लिखा है दे कंटेंट टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन विद कॉमन गोल ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस। मतलब ये तो गजब ही हो गया। सुभाष चंद्र बोस सपोर्टेड मिलिटेंट आइडियाज, मीन्स वाज नॉट सुप्रीम टू टारगेट, propagated non-violence and Ram Rajya of Truth, means equally mattered. Revolutionary ideas and confrontational INA, more conservative and peaceful means. Socialism with need for police and judiciary. Decentralized economy with grassroots level governance. I think wonderful points. Education, large scale industries, vocational skills. चलिए आगे, both supported women empowerment, against untouchability, child marriage, therefore both played crucial role. आई थिंक पिछली बार के हमारे एफर्ट्स की वजह से आप सभी के जो दिमाग की तंत्रियां हैं वो थोड़ी खुली हैं, और उस वजह से आप अच्छा आंसर लिख पाने में सक्षम हो रहे हैं। इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस रिफ्लेक्ट्स द वैल्यूज लाइक फिटर्निटी, परसिवरेंस, नॉट गिविंग अप। अब इन्होंने भी प्री गांधीयन फेज, वेयर एज नेशनलिस्ट, व्हाट इज द क्वेश्चन, आई वुड रीड द क्वेश्चन अगेन, वेयर nationalist elements change from agrarian peasant revolt। चलिए, formation of INC 1885, चलो चलो चलो, more structured with leadership like Lal सर Bal Pal। सर Can you move क्वेश्चन। further please? मैं पढ़ लूंगा क्वेश्चन बाद। Gandhian phase 1915 gave a new dimension to the movement with the principles of non-violence, spirit of collectiveness, role of women, Usha Mehta, Rana Safali, and trajectory of freedom struggle, widow remarriage and empowered women participation, key international Ghadar movement, American Civil War, World War II, 1914, 1939, dichotomy of British, failure of Round Table Conference led to increased resentment। अब ये 1947 तक नहीं पहुंच पाई। Mauryan pillars were prototype of Achaemenian pillars and therefore were imitation rather than innovation. The Mauryan pillar represented amalgamation of design of Achaemenian and Indic tradition. Example of Ashokan pillar, Rampur or Bel, Sarnath pillar. They had imitation in areas pillar used for domination authority by emperor, pillar part of architecture scheme in metropolis, use of lion as capital for emperor's power, use of edict for emperor's message। चलेगा, बहुत अच्छा। But they also had innovation, design structure, single monolith, then Achaemenian pillar were smooth. Means a single monolith, then Achaemenian pillar, and they were means Ashokan pillars are smooth in shape. Pillar edict showcases tradition of royal decree, dharma. It was established on trading route, बिल्कुल सही बात है। Apart from lion, other animals are also present in elephant, bull, abacus, और उसके बाद अपने use of lotus बोलते। 10 Ashokan pillar are unique in their own way, innovativeness। तो इसमें भी स्कोर आएगा बहुत, मतलब ये भी ट्रैक पर लिखा गया है। चलिए आगे। Lytton and Ripon both were influenced by Victorian liberalism based on white men's burden. However, their approach were different. अब यहाँ पर भी स्कोर आएगा। Lytton's was of reactionary authoritarian, where Ripon was of J.S. Mills practicality। ये थोड़ा ज्यादा हो गया, क्योंकि एक ही पैराग्राफ में J.S. Mills की प्रैक्टिकलिटी भी आ रही है। लगता है कि बच्चे ने जो भी लिख रहा है, जो भी कैंडिडेट है, उसको नए नए टर्म्स पता चल रहे हैं और उसने जबरदस्ती उनको वहां पे डाल दिया, तो वो बचना है, वो नहीं चाहिए। अब J.S. Mills प्रैक्टिकलिटी क्या होती है, किसको क्या पता। लिट्टन्स ऑफेंसिव एंड ऑथोरिटेरियनिज्म लाइक जेएस मिल्स प्रैक्टिकलिटी, अगर आप लिखते तो शायद स्कोर आता। इन स्पाइट ऑफ फेमिनिन, मतलब वहां पे आता, मतलब इन द सेंस नॉट, रिपन के केस में आप वहां लिखते इसको नीचे। ऑर्गेनाइज दिल्ली दरबार, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। पॉइंट नंबर 1 पे 0.25 स्कोर ज्यादा मिलेगा। ही इनिशिएटेड वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, गैग, ये ठीक है। सेकंड एंग्लो अफगान वॉर की बात की। ही वाज क्रिटिकल ऑफ इंडियन इन ब्यूरोक्रेसी। तो यानी कि पॉइंट सबको पता है, लेकिन उन्हीं पॉइंट्स को कौन कितना अच्छा रिप्रेजेंट करेगा, कितना सटल, कितना रिलैक्स, कितना कॉन्फिडेंट, कितना ऑनेस्ट, उसी को स्कोर आएगा। बाकी पता सबको सब कुछ है। अब यहां पर अगर आप लिखते कि रिपन went on to use J.S. Mill's practicality because he rolled back vernacular press act, तो नंबर आता। ही न्यू एजुकेटेड इंडियन वर द बफर, बहुत अच्छा लिखा। तो पहले वाले आंसर्स के मुकाबले 0.25 स्कोर इस आंसर में इनको ज्यादा मिलेगा। इस आंसर की बात हो रही है। कॉलोनियल प्रैक्टिकलिटी, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, इंक्लूजन ऑफ इंडियंस,
फॉर एग्जाम्पल मद्रास। अच्छा, लोकल बॉडी की बात हो रही है, फैक्ट्री एक्ट हो गया, उसके बाद ये अडॉप्टेड हंटर कमीशन या हंटर कमेटी, एजुकेशन रिफॉर्म्स की बात है। और ह्यूमन, किसी ने भी जो है इल्बर्ट बिल की चर्चा नहीं की। आई एम वेरी सरप्राइज, यू शुड हैव डन इट। तो किसी और, कोई और अगर करेगा तो आपसे 0.25 स्कोर ज्यादा ले जाएगा। और लास्ट में किस्मत, जिसको अक्सर आप कहते हैं कि किस्मत में नहीं था तो इसलिए शायद नहीं हुआ। महात्मा गांधी एंड सुभाष चंद्र बोस, आइडिया रिप्रेजेंटेड आइडिया ऑफ इंडिया बेस्ड अपॉन डाइवर्स व्यू पॉइंट। चलिए, टॉलरेंस बहुत अच्छा, इन्होंने भी बहुत तगड़ी शुरुआत की। फोकस्ड ऑन मास मूवमेंट बेस्ड ऑन अहिंसा, फोकस्ड ऑन आर्म स्ट्रगल लेड बाय आजाद हिंद फौज, इन्होंने थोड़ा सा डायरेक्ट इस बात को बताया। कंसिडर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी बेडरॉक फॉर सक्सेस ऑफ मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन एंड सीडीएम, पॉलिटिकल स्वराज वुड लीड टू बोथ इकोनॉमिक एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन इन सोसाइटी। Here, the state intervention would be playing important role. He considered British colonization as lesser evil to nationalism and fascism. He considered both as evil face of capitalism, so followed the policy of enemy of my enemy is friend. I think बहुत अच्छा लिखा है सबने, लेकिन उसी में भी कौन कितना थोड़ा सा, जैसे ये पॉइंट जो पॉइंट नंबर 3 था, this will help the candidate to score 0.10 more marks than rest of the candidates. Therefore, they created to societal vision in different ways. Gandhiji accepted Bose's contribution to India's nationalism, but ruled that ahimsa is better course for Indians in 1930s and 40s. But ruled that, okay, but held that work again. Although their methods were different, they had same goal for India, that is uniting Indian for struggle against British Empire. So it's okay, on track hai. Analyze events in the freedom struggle leading to India's independence. Analyze event in the freedom struggle leading to India's independence along with the key international events that rattled the British monarchy. Okay. So you can go by the way like you all people are writing. एनालाइज करना है बेसिकली, तो इवेंट्स नहीं बताने हैं। आप सब लोगों ने इवेंट्स भी बताए हैं पहले, तो इवेंट्स जो है उसको एनालाइज करना है। तो एनालिसिस ऊपर होना चाहिए, इवेंट नीचे होना चाहिए। तो आपने बताया इंडिया इंडिपेंडेंस इज अल्टीमेटली ऑफ डिफरेंट स्टैंड्स ऑफ इवेंट अलॉन्ग विद द की जियोपॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी। फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी यूनाइटिंग वॉइसेस डिफरेंट वर्ड। उसके बाद आपने दो मेजिनीज यंग इटली, दिस इज वेरी गुड। कार्ल मार्क्स टॉल्स्टॉय इज वेरी गुड। rise of Japan is on track, 1890s 1905. In fact, the defeat of Russia by Japan in 1905 is one of the key events. First World War, along with that we should see rise of trade unions in India and non-cooperation movement, as you are saying, high price, death, manipulation, not manipulation, unemployment. Constructive phase for integrating society, CDM 1920, Great Depression 1929, फिर आप आ गए Government of India 1935, and then you are talking about World War II and the weakening of the British Empire, attitude of negotiation, Cripps Mission and rise of Indian consciousness via INA trial, Royal Indian Navy mutiny 1946 struck down the moral of the British further, and decolonization amplified by USSR। तो सारे आंसर्स में इस आंसर को बाकियों से हो सकता है हाफ मार्क्स ज्यादा मिलेगा, ये आपके लिए चिंता का विषय होना चाहिए। सब कुछ पता होने के बाद भी नंबर कट जाएंगे। सो अंडर कंपल्शन इज it hurriedly passed Indian Independence Act without taking any responsibility for future, or for the troubles, or for the horrible partition. That's what we could have written. Trace the course of movement for Italian unification. So Italian unification 1948, led by ideological Mazzini, diplomatic work of Lord Clever, and then muscle power of Garibaldi. अब इतने सारे आपने बहुत तो पूछ रहा है, उतना ही बता दो यार सिर्फ। पेडिमेंट इटली, पैपल सार्डानिया, किंगडम ऑफ पेडिमेंट सार्डानिया, ठीक है चलो ये भी चलेगा। मेजिनी यंग इटली, उसके बाद आपने रोमन रिपब्लिक की बात की। ही ड्रू हेविली फ्रॉम फ्रेंच रिवोल्यूशन, दिस इज ऑन ट्रैक। अमेरिकन रिवोल्यूशन, एंड देन यू आर टॉकिंग अबाउट लिबर्टी। कार्बनरी मूवमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ये आना चाहिए था, बाकी पहले भी नहीं आया, इसकी वजह से स्कोर आएगा। He provided cushion to the debate between republic versus monarchy. This is very good. Laid for separation of church from the state during the papal integration in 1870s. With this effort, Italians were able to realize the dream of unification of Italy. I think ये आंसर में स्कोर आएगा, और वीर सावरकर का भी ना भारत लाकर आपने इस बात को पक्का कर दिया कि स्कोर आएगा। अगर हम यहाँ देखें मौर्यन प्रैक्टिस ऑफ इरेक्टिंग इंस्पायर्ड फ्रॉम मैकेनियन थ्रू पर्शियन, अब इन्होंने साल भी बता दिया। मौर्यन पिलर में इन्होंने बताया द आइडिया वाज एक्मेनियन, बोथ फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस, बोथ पिलर मेड ऑफ स्टोन। लेकिन आपने जैसा बताया ठीक है, बट मिलियन पिलर वाज नॉट मेयर इमिटेशन। फिर इन्होंने बताया अलग अलग क्या है, वो अनपॉलिश्ड है, ये पॉलिश्ड है, ये मल्टीपल स्टोन है, चलिए ये मोनोलिथ है, सिलेंड्रिकल शेप का है वो, ये टैपर करता है ऊपर, ये पार्ट ऑफ एन इलोबरेट स्ट्रक्चर है, फ्री स्टैंडिंग पिलर है, लिमिटेड ज्योग्राफिकल प्रेजेंस है इसकी ज्यादा है।
तो यानी कि हमने भी उसी तरीके से कोशिश की और उसी डायरेक्शन में की, और ऑन ट्रैक है, विल कीप ऑन मूविंग। जैसा कि एक हमारे आंसर में डायग्राम था, वैसा यहाँ पर भी है, तो चलिए आगे, कोई दिक्कत नहीं है। लिट्टन की बात है, लिट्टन वॉज वाइस रॉय ब्रिटिश कॉलोनी इन इंडिया, ठीक है। रिएक्शनरी, अब इन्होंने ऐसे करके बता दिया, इंडियन आर्म्स एक्ट बताया, वर्नाकुलर आर्म्स एक्ट, वर्नाकुलर आर्म्स एक्ट नहीं, गलत है ये। उसके बाद आपने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बताया, फिर उसके बाद आपने एज का बताया। चलिए, इन्होंने सिर्फ मेयरली नरेट किया, चलिए आगे चलिए, आगे चलिए, आगे चलिए। उसके बाद आपने दिल्ली दरबार की बात की, रिपन की बात में इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हटाने की बात की, फैक्ट्री एक्ट की बात की। हमारा आंसर ज्यादा एनालिटिकल है, ज्यादा कनेक्टेड है, उसी ट्रैक में आप बढ़ते चलिए। आई एम बिलीविंग द फैक्ट दैट यू विल बी गेटिंग रिवॉर्ड फॉर द सेम। कैन यू मूव फॉरवर्ड प्लीज। फिर उसके बाद महात्मा गांधी में भी इन्होंने ऐसे ही किया, इन्होंने गांधी जी सुभाष चंद्र बोस नॉन वायलेंट मिलिट्री एक्शन, फॉर्मेशन ऑफ आईएनए, तो इन्होंने इतने इंस्पायरिंग और इतने कॉम्प्रिहेंसिव टर्म्स यूज नहीं किए। इंस्पायर्ड बाय मार्क्सियन कम्युनिज्म नहीं है सिर्फ, सुभाष चंद्र बोस वाज इंस्पायर्ड बाय मेनी अदर आइडियाज। उसके बाद जो है सेकुलर स्ट्रगल, कल्चरल सिंबल्स नहीं यूटिलाइज करे उन्होंने भी, लेकिन अपने सुभाष चंद्र बोस साहब भी इस चीज को मानते थे। नॉट टू टेक एडवांटेज ऑफ ब्रिटिश वीकनेस इज अ गुड पॉइंट, एंड अटैक द ब्रिटिश व्हेन दे आर वीक। तो ये पॉइंट बहुत अच्छा है। सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट की बात हमने की थी, देयरफॉर अब उन्होंने उसके बाद फिर से गांधी जी मास बेस्ड स्ट्रगल, मिलिट्री फेज, nationalism and rural areas attracted youth in India and abroad, ideological and moral values, socialistic underpinning। उसके बाद वॉइस ऑफ peasant women, और उन्होंने बोला करेज प्लस कमिटमेंट। तो वी आर ऑल्सो ऑन ट्रैक गोइंग विद द सेम आइडियाज। ये लास्ट लाइन जो आप पढ़ेंगे, जो हमने उस एंगल से नहीं लिखा, आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्पायर्ड बाय वैल्यूज ऑफ बोथ लीडर्स, बेस्ट कैप्चर्ड इन डीपीएसपी ऑफ पार्ट 3। नाउ दिस इज समथिंग वेरी स्मार्ट। मूव फॉरवर्ड प्लीज। उसके बाद आप बात करें, इंडियन इंडिपेंडेंस वाज कल्मिनेशन ऑफ ओवर 100 years ऑफ रेजिस्टेंस। अब उन्होंने, देखिए जो मैं आपसे कह रहा था, इवेंट्स इन फ्रीडम स्ट्रगल लीडिंग टू इंडिया इंडिपेंडेंस, अगस्त ऑफर। फिर उसके बाद उन्होंने क्रिप्स मिशन की बात की, फिर फेलियर ऑफ वेवल प्लान, यानी वेवल पहले होना चाहिए था, सॉरी क्रिप्स के बाद ही वेवल होगा, ठीक है। उसके बाद रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी की बात की, जो मैं लास्ट पेज में आपसे बात कर रहा था कि वही लेके आना था। कैबिनेट मिशन प्लान की बात की और उसको बताया, और डायरेक्ट एक्शन डे की बात की। उसके बाद जो है माउंटबेटन प्लान की बात की। इंटरनेशनल इवेंट्स में इन्होंने अलग से बता दिया, वर्ल्ड वॉर 2, बाईपोलर वर्ल्ड की बात की, लेबर पार्टी 1930s की बात की, एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल की बात की। और ये पॉइंट हमें भी सबको पता है, तो वी कुड आल्सो वर्क इन द सेम वे, सो वी डिड अ लर्निंग एक्सरसाइज, वी आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। सो इटली यूनिफिकेशन वाज वन ऑफ द मेजर इवेंट्स। इटली बिफोर यूनिफिकेशन, तो उन्होंने एकदम सिंपल बताया, नॉर्थ, सेंट्रल और साउथ, एकदम सिंपल। सर्डेनिया पिंडमन बता दिया। तो गिसिपी और मेजेनी की बात की इन्होंने भी। उसके बाद इन्होंने सीक्रेट सोसाइटी बनाने की बात की, कैवर ऑफ सर्डेनिया का नाम लिया, हमने भी लिया था, और साथ में इन्होंने बताया। उसके बाद गिसिपी गैरिबाल्डी ने स्पेनिश रूलर्स को आउट किया। फ्रांको प्रशियन वॉर की बात की, यूनिफिकेशन ऑफ इंटायर इटली अंडर द लीडरशिप ऑफ सर्डेनिया पिडमेंट। ऑन वन हैंड इट वाज इंस्पायर्ड बाय जर्मन यूनिफिकेशन, ऑन द अदर हैंड इट इंस्पायर्ड नेशनलिस्टिक मूवमेंट अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया। ये जो लास्ट में आपने बोला, ये हम अपने लिए भी ले सकते हैं। So Mansi, what ideas you gonna take up in a critical way? तो एप्लीकेशन पे ही वर्क करने, और एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज और बेटर कनेक्टिविटी। Okay. दिव्या आप? सर कंटिन्यूअस नहीं लिखना है, और जब क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं कोई फिर से उसको मिस्टेक होती है, जैसे फोर्थ क्वेश्चन, तो उनको अच्छे से समझ के फिर आंसर लिखना है। यस, आंचल? Okay, anyways, Ashik, what do you say? सर कीवर्ड ज़्यादा नहीं लिखना है, मतलब एक दो अगर नया लिखे तो एक लाइन में ज़्यादा नहीं लिखना है, बस Hmm. इसे फोकस करना है, और जैसे चल रहा है सब वैसे। I think everybody put their best। अच्छा लिखा था, कोशिश अच्छी है, ऐसे ही आता है वो, अगर आप बात को पकड़ के चलते हैं तो। नथिंग इज परफेक्ट एज सच, लेकिन अपनी आंसर को ही बिल्कुल टारगेट करके करना है कि भाई पिलर की अगर वो बोल रहा है तो पिलर को ही खाल उतार दो, लेकिन वो भी बहुत सिंपल तरीके से। So this can be only taking place when you are having confidence, when you are thinking out of the box, innovative। जैसे वो जो इवेंट वाला क्वेश्चन था, वो मतलब इट कुड बी इंटरप्रेटेड डिफरेंटली, लेकिन जो लास्ट के इवेंट्स हैं वो जरूर मतलब थोड़े से ज्यादा फोकस होने चाहिए rather than the previous ones। I think rest everything on track, good efforts, and because history writing is very tough because events हर एक को पता होते हैं।
So interpretation always makes a difference. It should not be dull. It should not be boring. It should not be out of the place. So this is happening. So we will keep on moving in the same way and with the same commitment, same effort, and also same kind of zeal. Wishing all of you all the best, and we'll get back with the next discussion. Thank you very much.